हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। तो आज हम आपके लिए पीजीटी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। इससे पहले हम आपको 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप प्लेलिस्ट को विजिट करके उसमें से देख सकते हैं, या फिर आई बटन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, डायरेक्शंस दिए गए हैं आपको कुछ 1 से 3 तक। पॉइंट आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंस दिए गए हैं इसमें आपको अंडरलाइन वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को पॉइंट आउट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल, यानी कि गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल। तो आपको यहाँ पर रिगार्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, जिसको आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है इसमें कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन आपका ए होगा, यानी कि इसमें आपको नाउन दिया गया है। रिगार्ड्स जो है यहाँ आपका एज से नाउन यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एवरीवन हैज़ स्टोलन माई पॉकेट। एवरीवन हैज़ स्टोलन माई पॉकेट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है डी, यानी कि प्रोनाउन। प्रोनाउन आपका इसमें है एवरीवन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ही डांसेस। ही डांसेस यानी कि यहाँ तो आपको क्लियर दिख रहा है कि सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब यूज़ हुई है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इलियट्स कैरेक्टर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इनमें से इलियट का कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो बाकी से अलग है। तो देखिए आपका मैकैविटी, जे अल्फ्रेड प्रूफोक, स्वेने या फिर ब्लैस्टन। तो ये है आपका जे अल्फ्रेड प्रूफोक जो सबसे अलग है बाकी से। ये डिफरेंट कैरेक्टर है टी.एस. इलियट का। और टी.एस. इलियट ने आपका ये जो जे अल्फ्रेड प्रूफोक सॉन्ग था, आपका वर्क था, इन्होंने 1910 में फरवरी में लिखा था ये। ओके, एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द जून 1915। और 1915 में जून में ये जाके पब्लिश हो पाया था इनका वर्क। ओके, और टी.एस. इलियट जो है आपके, इनका जो बर्थ था टी.एस. इलियट का 1888 में हुआ था, और इनकी डेथ आपकी 1965 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, इन विच क्रिटिकल एसे डिड इलियट मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है इलियट ने अपने कौन से ऐसे में दिया गया है इनके द्वारा। देखिए, द हिस्टोरिकल सेंस कंपेल्स ए मैन टू राइट नॉट मेयरली विद हिज ओन जनरेशन इन हिज बोन्स बट विद ए फीलिंग दैट द होल लिटरेचर ऑफ यूरोप फ्रॉम होमर हैज़ ए सिमुलटेनियस एग्जिस्टेंस एंड कंपोजेस ए सिमुलटेनियस ऑर्डर। तो आपको ये बताना है कि आपका स्टेटमेंट कौन से जो एसे में से कौन से में दिया गया है। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में, द मेटाफिजिकल पोएट में, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट है आपका ए होगा, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में आपका दिया गया है ये। ओके, और ये टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया था, और इस जो पहली बार पब्लिश हुआ था द ईगोटिक, इनका ईगोइस्ट एक था पब्लिकेशन, उसमें इनका पहली बार ये पब्लिश हुआ था 1919 में। ओके, एंड लेटर, और बाद में जो था इलियट का फर्स्ट बुक थी क्रिटिसिज्म की, उसमें द स्कैर्ड बुक में 1920 में फिर से पब्लिश हुआ था। 2 बार पब्लिश हुआ आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, criticism must always profess an end in view. Its function is to promote the understanding and enjoyment of literature. Who said this? किसने कहा था ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन है आपका सी होगा, यानी कि टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट के द्वारा ये दिया गया है कमेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 7, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ ए पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। पोएम, जो पोएम की लाइनें दी गई उनको पढ़ना है और आंसर देना है। Yes, I must pass them for a nobler life where I may find agonies, the strife of human hearts. Which characteristics of the poet's creation do you find in these lines? Okay, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन आपका देखिए इनमें से ह्यूमैनिटेरियन होगा। ह्यूमैनिटेरियन आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ 7। ओके, और देखिए यहाँ पर जो है ये लाइनें ली गई हैं आपकी स्लीप एंड पोएट्री से, जो जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई पोएम है स्लीप एंड पोएट्री। और जो जॉन कीट्स थे आपके, जॉन कीट्स का बर्थ हुआ था आपका 1795 में, और उनकी डेथ हुई थी 1821 में जॉन कीट्स की। ओके, एंड स्लीप एंड पोएट्री की ये आपकी लाइनें ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एफ स्कॉट
Fitzgerald was a great admirer of the poetry of John Keats, so much so that he named one of his novels either line from one to the poems of Keats. Which poem was it? कौन सी पोएम थी इनकी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट है आपका यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि ऑड टू ए नाइटिंगेल। ऑड टू ए नाइटिंगेल से ये आपकी लाइनें ली गई हैं। ओके, तो जो जॉन कीट्स है इन्होंने ये पोएम आपके लिखी थी ऑड टू ए नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपका, इन विच ऑफ हिज ओड्स कीट्स वंडर्स। इनमें से कीट्स का कौन सा ओड है जिसमें ये लाइनें लिखी, डू आई वेक और स्लीप। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट होगा आपका सी, यानी कि ऑड टू ए नाइटिंगेल यहाँ पे भी। और आपका जो ये लाइनें ली गई हैं जॉन कीट्स के ऑड टू ए नाइटिंगेल से ली गई हैं। विच डिस्क्राइब्स ए सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये एक कॉन्फ्लिक्ट सीरीज़ है आपकी जिसमें रियलिटी और रोमांटिक आइडियल को यूनाइटिंग को, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन रियलिटी एंड रोमांटिक आइडियल ऑफ यूनाइटिंग विद नेचर, इनके नेचर के साथ उनकी यूनाइटिंग को इसमें दिखाया गया है। और ये आपकी 1819 में आपकी आई थी जो ऑड टू ए नाइटिंगेल। नेक्स्ट देखते हैं 10, एडोनिस बाय शेली इज एन एलिजी ऑन। जो शेली द्वारा लिखी गई एडोनिस है, ये एलिजी है किस पर? तो यहाँ पर 10 का करेक्ट होगा आपका सी, कीट्स की डेथ पर इन्होंने लिखी थी शेली ने। ओके, और ये आई थी इनकी 1821 में जब कीट्स की डेथ हो गई थी, और पी बी शेली द्वारा लिखी गई थी ये। पी बी शेली का आपका बर्थ 1792 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1822 में, पी बी शेली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज। चिमनी स्वीपर की जो प्रेज है किसने लिखी थी? तो 11 का करेक्ट है आपका सी, एन एसे बाय चार्ल्स लैम्ब। ये चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया ऐसे है आपका। और चार्ल्स लैम्ब का जो बर्थ था आपका ये हुआ था 1775 में और इनकी डेथ हुई थी आपकी 1834 में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट है कि वैन वॉज लैम्ब बोर्न। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा, यानी कि 1775 में इनका बर्थ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, द मिडल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो मिडल नेम था वो क्या था? तो ये था इनका ली जो था इनका मिडल नेम था आपका। ओके, और ये एक अमेरिकन ऑथर थे जिनका बर्थ हुआ था 1874 में और डेथ हुई थी इनकी 1963 में। नेक्स्ट है 14, विच सिडोनिम वॉज अडोप्टेड बाय लैम्ब फॉर हिज एसेस। अपने एसेस के लिए लैम्ब ने कौन सा सिडोनिम आपका अडोप्ट किया था? तो देखिए ये था इलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। इलिया ना जो था सिडोनिम इन्होंने लिया था अपने एसेस को लिखने के लिए। 15 देखिए, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ब्रॉडली स्पीकिंग दिस लाइन मीन्स। इनका लाइन का जो मीनिंग्स है क्या है आपका बताना है। तो इनका जो लाइन है का मीनिंग है वो आपका, दियर इज़ ए सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड एवरी क्लाउड। यानी कि हर बादल के पीछे एक सिल्वर लाइनिंग होती है, यानी कि एक हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। कभी भी ऐसा नहीं सुना कि दुख ही दुख रहता है या फिर रात के बाद दिन नहीं होता, सब हर सुबह होती है रात की। और इसलिए हर दुख के बाद भी सुख जरूर आता है। जैसे कि यहाँ आपके लाइन्स में दिया गया है, इफ़ विंटर कम्स, यदि सर्दियाँ आ गई हैं तो क्या स्प्रिंग दूर है? स्प्रिंग भी आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए 16 आपका, हु कंपोज्ड द फेमस लाइन। किसने ये लाइनें फेमस हैं जो कंपोज की थी, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए, यानी कि पी बी शेली के द्वारा ये लाइनें कंपोज की गई हैं। और ये जो लाइनें हैं आपकी और टू द वेस्ट विंड से ली गई है, जो पी बी शेली ने 1819 में लिखी थी। ओके, 17 देखिए, हु रोट द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसने लिखा? तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपका, ये भी आपका पी बी शेली द्वारा लिखी गई है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये इन्होंने 1818 में लिखा था, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। और जो ये रिवोल्ट ऑफ इस्लाम था ये ओरिजिनल जो पब्लिश हुआ था ये अनलाउन एंड सिथना के टाइटल के अंदर हुआ था। 18 देखिए, हु कॉल्ड शेली ए ब्यूटीफुल बट एन इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो बी होगा, यानी कि मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड इसमें करेक्ट हो, मैथ्यू आर्नोल्ड ने शेली को कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। इन हिज बॉयहुड डेज शैली वुड ट्राई टू, अपने बॉयहुड डेज में शैली क्या ट्राई करते थे? तो ये था ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीडी ऑफ द वेस्ट विंड। ओके 20 देखिए, वैन वॉज मुल्क राज आनंद नॉवल अनटचेबल पब्लिश्ड। मुल्क राज आनंद का जो नॉवल था अनटचेबल, ये कब पब्लिश हुआ था बताना है। तो जो 20 का करेक्ट ऑप्शन है, ये पब्लिश हुआ था आपका 1935 में, यानी कि बी 1935 में इनका पब्लिश हुआ था। और मुल्क राज आनंद जो थे ये एक इंडियन राइटर थे। 21 देखिए, एब्सलम इज़ अ वर्क बाय, तो किसका वर्क है ये? जॉन ड्राइडन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन या विलियम फॉकनर। तो देखिए यहाँ पर इनका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, वॉल्ट विटमैन का वर्क है एब्सलम। और ये जो वर्क है ये विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया नॉवल है और पहली बार पब्लिश हुआ था 1936 में। और जो वॉल्ट विटमैन है आपके, इनका बर्थ हुआ था 1819 में और डेथ हुई थी 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज अर्नेस्ट हेमिंगवेज रोल इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अर्नेस्ट हेमिंगवे का क्या रोल था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में? क्या थे ये? कॉर्पोरल थे, मरीन थे या फ्लाइट लेफ्टिनेंट या फिर एम्बुलेंस ड्राइवर। तो यहाँ पर डी करेक्ट होगा आपका, ये वहाँ पर एम्बुलेंस ड्राइवर थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने रोल प्ले किया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। द राइमिंग स्कीम ऑफ इन मेमोरियम इज़, जो आपके इन मेमोरियम है टेनिसन के द्वारा लिखी गई, इसकी राइमिंग स्कीम बतानी है क्या थी, मतलब क्या है। तो यहाँ पर 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, ABBA, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। और जो इन मेमोरियम है ये एक एलेजी है जो आपकी टेनिसन के द्वारा लिखी गई थी। और इसमें आपका मेमोरियम में, इन मेमोरियम में जो है क्वार्टन किया गया था यूज आयम्बिक टेट्रामीटर या फिर ऑक्टोसिलेबिक लाइंस में आप बोल सकते हो कि ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पोएम बाय कमला दास। कमला दास के द्वारा इनमें से कौन सी पोएम नहीं लिखी गई है बताना है आपको। समर इन कलकत्ता या फिर द डांस ऑफ द इंक्स, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन या फिर कृष्णा। तो 24 में करेक्ट होगा आपका यहाँ पे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो है इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी समर इन कलकत्ता, डांस ऑफ द इंक्स एंड कृष्णा इनके द्वारा लिखी गई है। बट आपकी जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है ये आपकी निज़िम एज़किल के द्वारा लिखी गई थी। ओके और निज़िम एज़किल जो है एक जैविश पोएट थे और इनका बर्थ हुआ था 1924 में और डेथ हुई थी इनकी 2004 में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कंप्लीट द फॉलोइंग, यहाँ पे कंप्लीट करना, आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज़ ए डैश लिरिक। तो ये बताना है आपको आई हियर अमेरिका सिंगिंग ये क्या है। पैट्रियोटिक लिरिक है, एमोरियस, मिस्टिक या फिर रेवोल्यूशनरी। तो जो 25 का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो है आपका ए, पैट्रियोटिक लिरिक है आपका ये, और जो आपका वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। 26 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स चेंज हिज या हर रिलीजन। इनमें से कौन से राइटर थे जिन्होंने अपना धर्म को चेंज कर लिया था? कौन थे ये? मुल्क राज आनंद थे, कमला दास, निज़िम एज़किल या फिर नन ऑफ दीस। तो ये थे आपके कमला दास। कमला दास ने अपना जो रिलीजन था, इनके जो धर्म था वो चेंज कर लिया था। ओके और जो आपके कमला दास हैं, कमला दास का बर्थ कब हुआ था आपका 1934 में इनका बर्थ हुआ था एंड इनका जो डेथ हुई थी वो हुई थी आपके 2009 में। नेक्स्ट 27। हेयर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर हु इज स्पोकन ऑफ हेयर। ये मतलब एक लाइन है, सेंटेंस दिया गया है आपका, हेयर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपके कीट्स की, जो इनकी ग्रेव थी कीट्स की, उसके ऊपर ये नेम लाइन आपकी लिखी गई थी, कीट्स की कब्र के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 28। इन विच ऑफ हिज पोएम्स डज निज़िम एज़किल डिपिक्ट्स द मूविंग पिक्चर ऑफ द सफरिंग ऑफ ए मदर। एक माँ के जो कष्ट होते हैं उसकी मूविंग पिक्चर्स निज़िम एज़किल ने
डेपिक्ट की थी, तो ये कौन सी पोएम में की थी आपको ये बताना है। द कपल में, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में, द विजिटर में या फिर फिलॉसफी में। तो आपका 28 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है आपका बी, यानी कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में इन्होंने ये डेपिक्ट की थी। ओके, और ये जो इनकी नॉवेल थी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये पब्लिश हुई थी उनके एग्जैक्ट नेम में, जो आपका 1965 में आया था। द एग्जैक्ट नेम इसमें हुई थी। और जो पोएम है ये फोकस करती है सिंगल एपिसोड में इंडियन फैमिली की लाइफ में। एक सिंगल एपिसोड जो होता है उसको ये प्रेजेंट करती है। 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसमें से कौन से करेक्ट है स्टेटमेंट देखिए। अर्नेस्ट हेमिंगवे कमिटेड सुसाइड, अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज किल्ड इन ए बैटल, अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज मर्डर्ड इन ए स्ट्रीट ब्रॉल या फिर नन ऑफ दीज। तो इनमें से बताना है आपको 29 का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो जो आपके अर्नेस्ट हेमिंगवे थे इन्होंने सुसाइड किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ही इज़ कमिटेड सुसाइड। 30 क्वेश्चन देखिए, द नॉवेल्स ऑफ थॉमस हार्डी आर सेट इन। जो थॉमस हार्डी यहाँ आपके उनके नॉवल कहाँ पर सेट थे, वेसेक्स, सुसेक्स, द लेक्स या फिर वाइवरली। तो इनके जो आपके नॉवेल्स थे वो वेसेक्स में सेट थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। तो थॉमस हार्डी जो थे उन्होंने अपने सारे मेजर्स नॉवेल्स को साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में सेट किया हुआ था, एंड उसका जो उनका जो नाम था उसका वेसेक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज इज। जो द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज के प्रोटैगनिस्ट थे उनका नेम बताना है क्या था, कौन थे। न्यूसन थे, क्लेम यूब्राइट थे, एलेक डी अर्बरवेल्स थे या फिर माइकल हेंचार्ड। तो 31 का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे डी, माइकल हेंचार्ड। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज के हीरो थे ये, और ही इज़ द लीड कैरेक्टर इन द नोवेल। वो एक लीड कैरेक्टर थे इसमें। तो ये जो आपकी द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई थी 1886 में। ओके, 1886 में लिखी गई थी, और ये एक फिक्शनल टाउन था कास्टरब्रिज जो था, कास्टरब्रिज इसमें फिक्शनल टाउन था। 32 देखिए, हार्डी बिगिन एंड एंडेड हिज करियर बाय राइटिंग। हार्डी ने शुरू किया और एंड किया अपना करियर किसके द्वारा, नॉवल के, ड्रामा के, एसेस के या फिर पोएट्री के। तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका पोएट्री। इन्होंने अपनी पोएट्री से ही स्टार्ट किया था अपना करियर, और पोएट्री पे ही इन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो 32 में आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बाथशेबा इज़ द हीरोइन ऑफ। तो ये बाथशेबा जो होता है कौन सी आपके प्ले की हीरोइन है, रिटर्न ऑफ द नेटिव, टेस ऑफ द डी अर्बरवेल्स या फिर फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड या फिर जूड द ऑब्सक्योर। तो 33 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इसकी ये हीरोइन थी, और ये जो आपका नॉवेल है ये थॉमस हार्डी के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34, विच पोएम ऑफ टेनिसन कंटेन्स द फॉलोइंग लाइन्स। टेनिसन की कौन सी पोएम है जो जिसमें लाइनें देखने को मिलती हैं, येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेयर थ्रू ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड्स फॉर एवर एंड फॉर एवर फैन आई मूव। तो जो ये लाइनें हैं आपकी 34 में करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, यूलाइसिस से आपको देखने को मिलती है। यूलाइसिस से ये लाइनें ली गई है जो टेनिसन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, एस्किल्स पोएम बैकग्राउंड कैजुअली इज रिटन अबाउट। जो एस्किल की पोएम है बैकग्राउंड कैजुअली किसके बारे में लिखी गई है, हिमसेल्फ, हिज फ्रेंड्स, हिज एडवर्सरीज या फिर हिज कंट्री। तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए हो जाएगा, यानी कि हिमसेल्फ, इन्होंने खुद के बारे में लिखी थी। नेक्स्ट है 36, द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वॉज प्रोपाउंडेड बाई। जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कंसेप्ट था वो किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था, जॉन ड्राइडन, एस.टी. कॉलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड या फिर टी.एस. इलियट। इनमें से किसके द्वारा किया गया था। तो 36 का करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, टी.एस. इलियट के द्वारा किया गया था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को प्रोपाउंड। तो इन्होंने अपने आस्था था इनका एक हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स जो 1919 में आया था, उसमें इन्होंने ये यूज़ किया था। 37 देखिए,
सर बेडिवरे फिगर्स इन द पोएम, जो सर बेडिवरे है ये कौन सी पोएम इनके फिगर्स है। तो 37 का जो करेक्ट है आपका वो होगा ई, मॉडरेडी ऑर्थर में है ये आपका। ओके, और ये जो पोएम है आपकी मॉडरेडी ऑर्थर, ये टेनिसन के द्वारा लिखी गई थी, टेनिसन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 38, विच इज़ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ इलियड्स द वेस्टलैंड। इलियड का जो वेस्टलैंड है इसका फर्स्ट सेक्शन कौन सा था इनमें से। द ब्यूरल ऑफ द डेड, ए गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, या फिर डेथ बाय वाटर। 38 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका द ब्यूरल ऑफ द डेड। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट होगा, इसका ये पहला पार्ट था। और सेकंड है आपका ए गेम ऑफ चेस, थर्ड है आपका द फायर सरमन, और 4 में है आपका डेथ बाय वाटर, और आपको जो 5वां बचता है वो है आपका व्हाट द थंडर सेड। ओके, 5 इसमें सेक्शंस थे आपके, तो उनमें से पहला आपका द ब्यूरल ऑफ द डेड है, और लास्ट का आपका व्हाट द थंडर सेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। Arnold's celebrated The Scholar Gypsy is based on an old legend narrated by Glenville Inn। तो 39 में देखिए, द स्कूल मास्टर, द पालमेरिन ऑफ इंग्लैंड, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, द शेफर्ड ऑफ सैलिसबरी प्लेन। तो आपका 39 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी होगा, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, और ये जो पोएम है आपकी स्कॉलर जिप्सी, ये 1853 में आपकी लिखी गई थी, 1853 में आई थी ये स्कॉलर जिप्सी, और ये ओल्ड लीजेंड नरेटेड बाय ग्लेनविल के द्वारा नरेटेड की गई है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग में। 40 देखिए, लेडी डेडलॉक ए कैरेक्टर ओकर्स इन डिकेंस। जो लेडी डेडलॉक है वो एक कैरेक्टर है जो डिकेंस के कौन से उसमें लिया गया है नॉवल में। देखिए, डेविड कॉपरफील्ड, निकोलस निकलबाय, ब्लीक हाउस, या फिर ओलिवर ट्विस्ट। तो 40 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, यानी कि ब्लीक हाउस में लेडी डेडलॉक देखने को मिलती है आपको। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्ल्स डिकेंस ब्लीक हाउस इज पॉइंटेडली क्रिटिकल टू इंग्लैंड्स। चार्ल्स डिकेंस जो का ब्लीक हाउस जो है ये क्रिटिकल टू इंग्लैंड्स। तो 41 में आपका करेक्ट होगा सी, कोर्ट ऑफ चैंसरी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। 42 देखिए, डिकेंस वर्क्स हैव, डिकेंस के जो वर्क्स है उनमें क्या देखने को मिलता है, ह्यूमर एंड पैथस, नीदर ह्यूमर नोर पैथस, या फिर ह्यूमर बट नो पैथस, या पैथस बट नो ह्यूमर। 42 में आपका करेक्ट होगा ए, इसमें देखने को मिलता है आपको पैथस एंड ह्यूमर दोनों। ओके, डिकेंस जो थे उनके नॉवेल्स में हमें ह्यूमर और पैथस दोनों ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं 43, चार्ल्स डिकेंस जो थे क्या थे, वो विक्टोरियन पोएट थे, विक्टोरियन नॉवेलिस्ट, क्रिटिक, या फिर साइंटिस्ट। तो जो चार्ल्स डिकेंस थे आपके, ये एक ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विक्टोरियन एरा के ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट थे, और एक इंग्लिश राइटर और सोशल क्रिटिक भी थे ये। तो इनका बर्थ हुआ था आपका 1812 में। ओके, 1812 में इनका बर्थ हुआ था आपका चार्ल्स डिकेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, हु हैज़ रिटन द नॉवेल द पिकविक पेपर्स। तो पिकविक पेपर्स जो है आपका किसके द्वारा लिखा गया है, थॉमस हार्डी के, मुल्कराज आनंद के, चार्ल्स डिकेंस, या फिर नन ऑफ दीज। 44 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वह है सी, यानी कि चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया नॉवेल है आपका द पिकविक पेपर्स। ओके, 45 देखिए, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इन लाइनों में आपको जो पॉइंट आउट करना है फिगर ऑफ स्पीच को करना है। लाइक ए पेशेंट एस्प्राइज्ड अपॉन ए टेबल। 45 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका, तो ये आपका जो पहली बात तो ये आपकी जो लाइन है लाइक ए पेशेंट एथराइज्ड अपॉन ए टेबल, ये आपकी जो लव सॉन्ग है, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया, उससे ली गई लाइनें हैं। और ये एग्जाम्पल है आपका सिम्बली का। देखिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी, सिम्बली।
ओके, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में ही आपका लाइक आ जाता है, जो आपका सिमली का पहचान है। जो सिमली फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसमें आपके कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं। लाइक, सो, एज, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे आपका सिमली की पहचान होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 46 देखिए, हु इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट कैन स्ट्रक मेलनकोली आउट ऑफ ए सॉन्ग। ओके, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा सी, यानी कि जैक्वस। जैक्वस को जो है मेलनकोली फिगर्स के रूप में आपको दिखाया गया है शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में। 47 देखिए, विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रेल्यूड। कौन सी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी को फिगर्स किया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द प्रेल्यूड में? तो ये है आपकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, 48 देखिए, 48 में जो क्या पूछा गया आपसे, इन ए ड्रामा एन असाइड इज एड्रेस्ड। ड्रामा में जो असाइड होता है वो एड्रेस किया जाता है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट होगा। टू एन ऑडियंस बाई एन एक्टर, ऑडियंस को एक्टर के द्वारा। द वर्ड सो स्पोकन आर नॉट मीन्ड टू बी हियर्ड बाई अदर एक्टर्स ऑन द स्टेज। यानी कि जो यहाँ पे वर्ड्स बोल जाते हैं जो, वो एक एक्टर के द्वारा बोले जाते हैं, बट वो किसी अदर एक्टर को नहीं सुनते, बस वो जो ऑडियंस वहाँ पे देख रही होती है वो सुन पाती है। एक तरह से सोलोलिक्यू होता है, ये इनके मन में सोच रहा होता है या बड़बड़ा रहा होता है, जिसे सिर्फ ऑडियंस ही सुन सकती है, बाकी अदर्स के एक्टर्स को प्ले में आपके सुनाई नहीं देता है। इसको बोलते हैं आप असाइड। 49 देखिए, वर्ड्सवर्थ कम्स आउट ऑफ ए मूड ऑफ डेस्पोंडेंसी इन हिज पोएम रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस बाय इंटरैक्टिंग विद ए। किससे इंटरेक्ट होता है इनका? तो ये होता है लीकी गैदरर से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 49 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 50। ए मॉक हीरोइक पोएम। जो मॉक हीरोइक पोएम होती है आपकी, क्या होती है ये? तो क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि यूजेस ए हीरोइक स्टाइल टू डिराइड एयर्स एंड अफेक्शंस। 51 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग विलियम वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोएम द सॉलिटरी रीपर। विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम है द सॉलिटरी रीपर, उसके रिगार्डिंग में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, ये बताना है आपको। देखिए 51 में, इट इज़ ए बैलेड इन 4 स्टांजास। ये आपका सही है आप बिल्कुल, ये एक 4 स्टांजास का बैलेड है। इट वॉज कम्पोज्ड ऑन 5 नवंबर 1805 एंड पब्लिश्ड इन 1807 इन हिज पोएट्री कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ये भी आपका सही है, ये कंपोज की गई थी 1805 में, फिर 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स के कलेक्शन में इसको पब्लिश कराया गया था। सी देखिए आपका, द पोएम इज़ बेस्ड ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ ऑन एक्सपीरियंस, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ के खुद के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। तो यही आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका। डी है आपका, इट रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, और ये वर्ड्सवर्थ का जो नेचुरल वर्ल्ड का इम्पोर्टेंस है, महत्व था, तो उसको रिफ्लेक्ट करती है। द पावर ऑफ मेमोरी एंड द ह्यूमन माइंड। ओके, और ये भी करेक्ट है इसका ऑप्शन, बस यही इनकरेक्ट है सी वाला, और ये इसका आंसर हो जाएगा। 52 देखते हैं, द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज़। टेम्पेस्ट की जो बेसिक थीम है वो क्या है आपकी? तो ये है आपकी फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम इसकी जो है आपकी थीम है द टेम्पेस्ट की, और शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया ये आपका वर्क है द टेम्पेस्ट, जो उन्होंने 1611 में लिखा था। ओके, 1611। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 53 क्वेश्चन। वेयर एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट एसपी द 10,000 डैफोडिल्स मेंशन्ड इन हिज पोएम डैफोडिल्स। तो 53 का आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्री। ओके, 54 देखिए, इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एन आर्ग्यूमेंट एंड रिमार्क इट इज़ ग्रीक टू मी यू आर कोटिंग। तो आप अगर ये बोल रहे हैं इट इज़ ग्रीक टू मी, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो 54 का जो करेक्ट होगा आपका, ये आपका जूलियस सीजर से लिया गया है, किसकी? विलियम शेक्सपियर के, और जो आपका 1599 में लिखा गया था जूलियस सीजर। और ये स्पोकन बाय काफ्का है, जब वो कैशियस से क्वेश्चन करते हैं तो काफ्का द्वारा ये शब्द बोले जाते हैं। 55 क्वेश्चन देखते हैं, इन एरिस्टोटल्स पोएटिक्स
वी रीड दैट इट इज़ द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ complete and whole and of a certain magnitude, having a beginning, a middle and an end. What is it? तो पोएट अरस्तु ने अपने पोएटिक्स में ये सब कुछ दिया लिखा था। तो ये क्या है, किसके बारे में लिखा है इन्होंने? तो ये थी इनकी ट्रेजेडी, मतलब ट्रेजेडी के बारे में इनके विचार थे जो उन्होंने लिखे थे। 56 देखिए, आवर बर्थ इज़ बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग इज़ द लाइन फ्रॉम। तो जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं आपकी, आवर बर्थ इज़ बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये एग्ज़ाम में। तो ये आपका इमॉर्टलिटी ओड से लिया गया है। और इमॉर्टलिटी ओड जो है आपका, ये 1804 में इन्होंने 1804 में पब्लिश किया था इन 2 वॉल्यूम्स, मतलब 1804 में इन्होंने रिटर्न कर लिया था ये। और जो इनकी कलेक्शन, पोएट्री कलेक्शन आया था इनका 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, उसमें इन्होंने पब्लिश कराया था इसको। 57 देखते हैं, इन वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड द बॉय ऑफ विनेंडर इज़ अफेक्टेड बाय। तो ये आपका म्यूटनेस इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन। 58 देखिए, ए सब्सिडरी और सबऑर्डिनेट और पैरेलल प्लॉट इन ए प्ले और स्टोरी दैट को एग्जिस्ट विद द मेन प्लॉट इज़ ए। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सब प्लॉट। ओके, 58 का जो करेक्ट है आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59, इन शेक्सपियर्स मैकबेथ, और शेक्सपियर का जो मैकबेथ है, हु इज़ रोसिस रेफरेंग टू व्हेन ही यूजेस द डिस्क्रिप्शंस बेलोनास ब्राइडग्रूम। तो 59 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैकबेथ, जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइप्स ऑफ पोएम्स विच हैज़ बीन अराउंड 4000 ऑफ ईयर्स। तो 60 का करेक्ट आपका एपिक होगा, यानी कि एपिक के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ, जो 4000 मतलब बहुत सालों से चला आ रहा है। तो ये एक लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ पोएम्स होती है, यानी कि एपिक। 61 देखिए, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आईज which is the bliss of solitude, what in Wordsworth's poem Daffodils does flash upon that inward eye। तो यहाँ पर किस चीज़ से ये यहाँ पे संबंधित है, मतलब किससे रिलेटेड ये लाइनें दी गई हैं? तो 61 का करेक्ट होगा आपका डी, डैफोडिल्स से दी गई है ये, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, 62 देखिए, वॉज द होप ड्रंक वेयर इन यू ड्रेस्ड योर सेल्फ, वॉट होप इज़ लेडी मैकबेथ टॉकिंग अबाउट इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ। इन लाइनों में जो लेडी मैकबेथ थी, वो शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ में किस बारे में बात कर रही होती है, बताना है आपको। टू किल मैकडफ, टू बी किंग हेयर आफ्टर, टू गेट द डैम्ड स्पॉट ऑफ ब्लड आउट, या फिर टू बिलीव दैट बैंकोज घोस्ट वुड नॉट प्लेग मैकबेथ। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, टू बी किंग हेयर आफ्टर। 63 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। इनमें से कौन सा सॉन्ग है जो शेक्सपियर की एज यू लाइक इट से नहीं लिया गया है, नॉट। ओके, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट यहाँ पर, अंडर द ग्रीनवुड ट्री यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये एज यू लाइक इट से नहीं लिया गया है। बाकी आपके ब्लो ब्लो द विंटर वाइंड, ये भी लिया गया है। व्हाट शैल ही हैव द किल्ड द डियर एंड हेयर वी गो राउंड द मलबेरी बश, ये सब लिए गए हैं आपके एज यू लाइक इट में। 64 क्वेश्चन देखिए, इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस इज प्रिज्यूम्ड डेड हिज वाइफ पोर्शिया। तो जूलियस सीजर में ब्रूटस की मौत के बाद उसकी जो वाइफ होती है पोर्शिया, वो क्या करती है, रीमैरी करती है या कमिट सुसाइड कर लेती है, गोस इनटू हाइडिंग या गोस इनटू एग्जाइल। तो 64 का करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इनके कमिट्स सुसाइड, सुसाइड कर लेती है वो अपने पति ब्रूटस की मौत के बाद। और जो आपका प्ले है जूलियस सीजर, ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ट्रेजेडी एक्चुअली। 65 देखिए, हु इज़ ट्रैवलिंग विद मैकबेथ व्हेन ही फर्स्ट एनकाउंटर्स द 3 विचेस। जब मैकबेथ होता है, जब ट्रैवलिंग कर रहा होता है, तो फर्स्ट टाइम वो 3 विचेस से मिलता है, तो उसके साथ कौन होता है उस वक्त ट्रैवलिंग कर रहा होता है, मैकडफ, मर्क्यूशो, लेडी मैकबेथ, बैंको। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इनके बैंको उसके साथ होता है, किसके, मैकबेथ के। ओके, जब वो 3 विचेस से मिलता है। 66 देखिए, मैकबेथ हायर्स असैसिन्स टू मर्डर बैंको सन नेम्ड। किस हत्यारे को हायर करता है मैकबेथ बैंको के सन को मर्डर करने के लिए? तो ये होता है फ्लियंस, फ्लियंस को बुलाता है वो। 67 देखिए, हाउ डज लेडी मैकबेथ एक्सप्लेन हर हस्बैंड्स वाइल्ड बिहेवियर एट द बैंक्वेट।
कैसे वो एक्सप्लेन करती है अपने हस्बैंड की वाइल्ड बिहेवियर को। तो 67 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी हो जाएगा। सी इन्फॉर्म्स दैट द गेस्ट्स दैट मैकबेथ इज इल, कि वो बीमार है, ये कह देती है वो सबसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, इज अ फेमस लाइन ऑफ विच शेक्सपियर्स प्लेस। शेक्सपियर के कौन से प्लेस से लाइनें ली गई हैं, टू बी और नॉट टू बी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए हेमलेट से ली गई लाइनें हैं, जो हेमलेट बोलता है। ओके, और आपका हेमलेट जो प्ले था वो 1600 से 1601 के बीच में आपका आया था, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। 69 देखिए। वेयर वॉज हेमलेट स्टडिंग बिफोर ही रिटर्न टू डेनमार्क। डेनमार्क से रिटर्न करने से पहले कहाँ पर स्टडी करता था आपका जो हेमलेट था। तो यहाँ पर ये विटनबर्ग यहाँ पे आंसर हो जाएगा राइट। 70 देखिए। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज लॉन्ग नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस टू। शेक्सपियर जो है अपनी नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस को किसको डेडिकेट करते हैं, तो ये करते हैं हेनरी वर्सले द थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। 70 का आपका करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, इनको आपकी वीनस एंड एडोनिस जो है डेडिकेट करते हैं, और ये इनकी आई थी 1593 में। 71 देखिए। इन किंग लियर फॉर वॉट रीज़न डज कैंट अज्यूम्स डिस्क्यूज। किंग लियर में जो कैंट होता है वो किस लिए अपना वेश बदल कर रहता है, तो ये जो होता है आपका टू कंटिन्यू टू सर्व लियर थ्रू लियर हैज़ बैनिस्ड हिम। ओके, उसको बैनिश करने के बाद भी वो किंग लियर जो होते हैं उसकी सेवा करने के लिए रहता है वहीं पर अपना वेश बदल के, जो कैंट होता है। ओके, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है आपका किंग लियर। 72 देखिए। डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर्स वॉयलेशंस ऑफ द यूनाइटीज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। तो आपका 72 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट। 73 देखिए। पोएट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी वॉज सेड बाय। पोएट्री जो है इमोशंस है, रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी किसके द्वारा कहा गया है, तो देखिए आपका वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली या फिर अर्नोल्ड। तो 73 का आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वर्ड्सवर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही होगा। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोएट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी, और वर्ड्सवर्थ का बर्थ कब हुआ था 1770 में, और इनकी डेथ हुई थी आपकी 1850 में। 74 देखिए। ब्लिस वॉज इट इन दैट टाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, दिस ऑकर्स इन ए पोएम बाय। तो ये है आपके 74 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है आपकी इमॉर्टैलिटी ओड, उससे ये ली गई है। ओके, 74 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका विलियम वर्ड्सवर्थ होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। इन द फेमस मोनोलॉग फ्रॉम एज यू लाइक इट ऑल द वर्ड्स इज ए स्टेट द लास्ट सीन डेपिक्टेड इज। तो वो 75 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए होगा, यानी कि द सेकंड चाइल्डनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 76 इन शेक्सपियर्स टाइम हु ओन्ड द राइट्स टू ए थिएट्रिकल स्क्रिप्ट। तो ये जो होती है 76 में करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द एक्टिंग कंपनी। जो शेक्सपियर के टाइम पे थी एक्टिंग कंपनी जो होती थी वो थिएट्रिकल स्क्रिप्ट के राइट्स को अधिकारी होती थी। 77 देखिए। द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वॉज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाई। जो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की पोएट्री थी वो किसके द्वारा प्रभावित हुई थी, द नेपोलियनिक वॉर्स, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन या पुअर लॉज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इनके फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये इन्फ्लुएंस हुई थी। नेक्स्ट है 78 द करेक्ट स्पेलिंग इज। इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है, कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर सी जो है आपका इंट्रोवर्ट, ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग है, यानी कि इसका मीनिंग होता है आपका अंतर्मुखी। ओके, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी आपके कोई सा भी इनमें से करेक्ट नहीं है। एक्सट्रोवर्ट में देखिए आपका VERT आएगा। एग्जैक्ट में आपका डबल ए दिया गया है जो रॉन्ग है। एग्जैक्ट की स्पेलिंग होती है EXACT, यानी कि एक ही ए आएगा।
और एक्सटर्नल भी आपकी करेक्ट स्पेलिंग नहीं है। नेक्स्ट है 79, द करेक्ट स्पेलिंग इज डिक्शनरी। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर राइट होगा वो ए वाला होगा, डिक्शनरी, DICTIONARY, डिक्शनरी मीन्स शब्दकोश। ओके, शब्दकोश इसको बोल सकते हैं आप। देखिए आगे आपको डायरेक्शंस दिए हैं। पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक द सेंटेंस कंप्लीट। ओके, देखिए आपका द रोमन्स डैश बैड एट साइंस। इनके रोमन्स जो थे वो साइंस में बहुत बेकार थे, तो यहाँ पर 80 नंबर में आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इनके द रोमन्स वर बैड एट साइंस। रोमन्स यानी कि प्लूरल नाउन है आपका, तो प्लूरल ही वर्ब आएगी, और आपकी बात हो रही है पास्ट की, तो वर आप यूज़ करेंगे। 81 देखिए, आई डैश टू द मूवी विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। लास्ट नाइट की बात हुई है, तो पास्ट में आपका सेंटेंस चला गया ऑलरेडी। 81 में आपका वेंट आएगा, यानी कि जो लास्ट नाइट, लास्ट मंथ या फिर लास्ट ईयर जो आपका मेंशन हो, तो एग्जाम्पल होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, तो आप यहाँ आई के साथ वेंट यूज़ करेंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म, आई वेंट टू द मूवी विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट, यानी कि मैं कल रात अपने कुछ दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था। 82 देखिए, इफ़ यू डैश दिस रिपोर्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे यू विल बी एबल टू डिस्कस इट एट अवर मीटिंग ऑन फ्राइडे आफ्टरनून। यदि आप इस रिपोर्ट को नेक्स्ट फ्राइडे तक पढ़ लेते हैं तो आप अगले जो मीटिंग होगी फ्राइडे आफ्टरनून में, उसमें डिस्कस करने के योग्य इसको हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका जो 82 है करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, यानी कि रीड। यहाँ पर रीड आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, 83 देखिए, आई डिड नॉट सी द पॉइंट ऑफ डैश वेटिंग फॉर देम सो आई वेंट होम। 83 में देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा ए, हैंगिंग अराउंड। ओके, आई डिड नॉट सी द पॉइंट ऑफ हैंगिंग अराउंड डैश hanging around waiting for them so I went home. Okay, question number 84, he lost confidence and of the deal at the last minute। उसने कॉन्फिडेंस खो दिया एंड जो लास्ट मिनट में डील से क्या हुआ हो, तो ये हुआ ए, यानी कि बैक्ड आउट, पीछे हट गया डील से। ओके, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लॉस हो चुका था। ओके, 85 एंड 86 देखिए, फॉर अल्टरनेटिव वेज ऑफ कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको करना है यहाँ पे। आर सजेस्टेड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फाइंड आउट द करेक्ट वन। जो सही है इसमें चूज़ करना है। 85 देखिए, प्लीज़ डोंट गो अवे सी सेड, कृपया मत जाइए उसने कहा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट कौन सा होगा। 85 में देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी होगा, सी रिक्वेस्टेड मी नॉट टू गो अवे, यानी कि देखिए प्लीज़ आपका यूज़ हुआ है तो ऑटोमेटिक आप समझ सकते हो कि रिक्वेस्ट कर रहा है कोई प्लीज़, तो एक ही ऑप्शन में आपका रिक्वेस्ट दिया गया है, आप डी ऑप्शन यहाँ कर सकते हैं। 86 देखिए, ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द ऑफिस इज क्लोज। 86 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, इनके ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट टाइम द ऑफिस इज क्लोज्ड। डब्ल्यू फैमिली से आपका व्हाट यूज हुआ है, आपका डब्ल्यू फैमिली से जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आप इन्वर्टेड हटा के उसको ही यूज़ करते हैं। बाकी आपका जो बाकी रूल्स तो सेम फॉलो करते हैं। डू का आपने डिड कर दिया यहाँ पे देखिए। ओके, इनके प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87, द मीनिंग ऑफ द इडियम डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड इज, यानी कि डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड इज, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इनके बी, डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन, यानी कि उस चीज़ के लिए प्लान मत बनाइए जो अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए आपका 87 का बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। 88 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस। नरेशंस के रेफरेंस में इसमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है आपको इसमें। तो 88 में करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा, यानी कि इन इनडायरेक्ट स्पीच वुड इज चेंज इनटू शुड, यह आपका नरेशन के रेफरेंस से सही नहीं है, क्योंकि देखिए ए वाले में इन इनडायरेक्ट स्पीच द पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज चेंज्ड इनटू द पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। जो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो जाता है,
करेक्ट है आपका ये। और इनडायरेक्ट स्पीच में विल चेंज होता है वुड में, और जो थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होता है, ये भी आपका सही है, बस यही आपका गलत होगा। ओके 89 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग्स वर्ड्स हैज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग जो है करेक्ट है आपकी। तो देखिए 89 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए हो जाएगा, इनके प्रेजुडाइस। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही होगा, PREJUDICE प्रेजुडाइस। 90 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के रेफरेंस में इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। एन एडजेक्टिव इज यूज टू एड समथिंग टू मीनिंग ऑफ ए नाउन, आपका करेक्ट होगा ये। तो आपको नोट करेक्ट ही बताना है, इसमें भी कुछ ऐड करने के लिए एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं इसको, नाउन में कुछ ऐड करने के लिए एडजेक्टिव को यूज़ किया जाता है। ए प्रॉपर नाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ एन एडवर्ब, एक एडवर्ब की जगह प्रॉपर नाउन का आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा होता है क्या। तो ऐसा आपका नहीं होता, क्योंकि आप प्रोनाउन यूज़ करते हैं नाउन की जगह, ना कि एडवर्ब की जगह। ओके और सी देखिए, ए वर्ब इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, वर्ब जो होती है एक्शन और स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं हम, सही है। और डी देखिए, ए कंजक्शन इज़ यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, वर्ड्स और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन यूज़ किया जाता है, किसी भी टू वर्ड्स को, टू सेंटेंसेस को। ये भी आपका करेक्ट है, सिर्फ आपका बी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। ओके 91 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। तो 91 का आपका जो करेक्ट नहीं है, देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। 91 में काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल और एट्सेट्रा, जो काउंटेबल्स नाउन होते हैं ऑब्जेक्ट्स के और पीपल्स के, लोगों के नेम होते हैं, राइट है आपका ये। तो प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग, ये भी आपका सही है। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर नॉट ऑफन पर्सोनिफाइड, जो लाइफ के बिना ऑब्जेक्ट्स होती हैं, इनके नॉन लिविंग, उनको पर्सोनिफाइड नहीं किया जाता, ये आपका गलत है, पर्सोनिफाइड कर सकते हैं हम उनको। और डी है आपका, ए कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड्स, और जो कंपाउंड नाउन होते हैं यानी कि टू वर्ड्स वाले, उनको हम प्लूरल बनाते हैं उसमें प्रिंसिपल वर्ड में आपका एस लगा के, ये आपका सही है। तो जो 91 का वैसे सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें होगा, नोट करेक्ट ही आपको बताना था। 92 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल इसमें बताना है। तो ये आपका 92 में जो करेक्ट होगा ए होगा, यानी कि माइन आपका पर्सनल प्रोनाउन है। 93 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, कौन सा मिसस्पेल्ड है इसमें से। तो आपका देखिए जो 93 है, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए, ब्रीफिंग आपका बिल्कुल मिसस्पेल्ड दिया गया है, बाकी आपके सही हैं। ओके नेक्स्ट है घासली मीन्स, घासली का मीन्स क्या होता है। तो एक 94 का करेक्ट सी होगा, यानी कि ड्रेडफुल, ड्रेडफुल यहाँ पर राइट ऑप्शन है। और इसका जो मीनिंग होता है आपका, वो होता है भयंकर या फिर भयानक, जिसको बोल सकते हैं आप भयानक। ओके पेनफुल दर्द भरा होता है, एक्साइटिंग उत्साहवर्धक, और अनफॉरगेटेबल इनके न भूलने योग्य। 95 देखिए, ब्रॉच्ड मीन्स, ब्रॉच का मीन्स क्या होता है आपका। तो ये आप बोल सकते हैं चर्चा का विषय किसी चीज़ को उठाना, तो इसका रेज्ड होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं 96, सिलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, दिए गए वर्ड्स में आपको ऑपोजिट बताना है। यहाँ पे दिया गया है डिफाइल, डिफाइल होता है दूषित, ओके अपवित्र भी बोल सकते हो उसको। और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा आपका प्योरीफाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके पॉल्यूट होता है प्रदूषित करना, या मतलब ये गंदगी होती है, प्रदूषण। डिस्टर्ब किसी को परेशान करना, ग्लोरीफाई किस चीज़ को, ग्लोरीफाई यानी कि शानदार बनाना। 96 क्वेश्चन देखते हैं, 97 से 101 तक आपको चूज द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस आपको चूज करनी है। देखिए 97 में हैप्पीनेस इज बीइंग कंटेंटेड डैश व्हाट वी हैव, तो 97 का करेक्ट होगा आपका यहाँ पर बी, विद कंटेंटेड के साथ आप विद यूज़ करेंगे। यहाँ पे कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं आपको, वो आपको लर्न करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ जाती है ऐसे फिक्स्ड वाली।
आपके जो टीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें तो आपकी 50% टू मतलब 45 to 50% रहती है आपकी जो ग्रामर रहती है। हाफ हाफ रहता है दोनों पोर्शन, कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, अदरवाइज़ हाफ हाफ ही रहता है। बट आपका पीजीटी में मोस्टली क्वेश्चंस आपके लिटरेचर से होते हैं, जो ग्रामर होती है वो भी आपका थोड़ा लेवल टफ रहता है, तो आपको अच्छे से पढ़नी होगी है इसकी। 98 देखिए, हिज रूड बिहेवियर इज़ ए डिस्ग्रेस टेस्ट हिज ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसका जो रूड बिहेवियर है डिस्ग्रेस है, यानी कि 98 का करेक्ट होगा आपका ए, फॉर डिस्ग्रेस फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। 99 है, नो चाइल्ड इज डल डैश अंडरस्टैंडिंग, वन हैज़ टू वेट एंड प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस। 99 का जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, यानी कि ऑफ। 100, आई एम फुली अलाइव डैश द प्रॉब्लम्स दैट द इंडस्ट्री इज फेसिंग। ओके, तो यहाँ पर आपका 100 का जो राइट ऑप्शन होगा ए होगा, यानी कि विद आई एम फुली अलाइव विद द प्रॉब्लम्स दैट द इंडस्ट्री इज फेसिंग, यानी कि मैं प्रॉब्लम्स को अच्छे से देख रहा हूँ जो इंडस्ट्री के साथ हो रही है। 101 देखिए, द रोमन्स वर बैड, पेशे भी आपका क्वेश्चन आया है ये, और जो हमने टीजीटी का प्रैक्टिस सेट उसमें कराया था उसमें भी ये क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, क्योंकि आपके वो वाला प्रैक्टिस सेट और ये वाला दोनों अरविंद के प्रैक्टिस सेट्स हैं, तो थोड़ा सा आपका टीजीटी वाले क्वेश्चंस को दोनों में कुछ प्रैक्टिस सेट्स में सेम दिया गया है, तो प्लीज़ डोंट माइंड इट। ओके, तो आपने उसमें भी आपका हमने पढ़ा होगा, जो लोग दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी पढ़ेंगे और इसमें भी। बाकी आप देखिए, जो रोमन्स थे उस किस में थे बुरे, वो थे आपके एट आएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 100 का। ओके, देखिए आप जब किसी चीज़ में बैड एट लगाते हैं, बैड प्लस मतलब बैड एट प्लस सब्जेक्ट होता है, तो आप एट यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पर गुड हो किसी चीज़ में, किसी सब्जेक्ट में गुड हो, तो गुड के साथ आपका इन यूज़ करते हैं हम। ओके, गुड इन, और बैड एट होता है। देखिए नेक्स्ट आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। सबके नीचे आपके 4 आंसर्स दिए गए हैं जिनको आपको करेक्ट चूज़ करना है आपके इस पैराग्राफ को पढ़कर। तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं उसको। ओके, और आंसर्स कर सकते हैं उनके। एक बार मैं आपको बता देती हूँ आंसर्स कौन से राइट होंगे, बाकी आप पैराग्राफ को पढ़कर देख सकते हैं। एक थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे, तो देखिए 102 में, इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ डैश हैव हेल्प्ड इंक्रीज द प्रोग्रेस ऑफ फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज। तो 102 का राइट ऑप्शन आपका सी होगा, इनके बायो फार्मास्यूटिकल्स, सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 103 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन हेल्थ। तो 103 का करेक्ट होगा आपका डी, साइड इफेक्ट्स एंड हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट। 104 देखिए, डेथ्स फ्रॉम हार्ट डिजीजेस हैव रिड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट 30% ड्यू टू, किसके कारण कम हुई है 30%। तो ये आपका 104 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सर्जरीज लाइक एंजियोप्लास्टी। 105 देखिए, कीमोथेरेपी क्या है, तो ये केमिकल ट्रीटमेंट है टू क्योर कैंसर के उपचार के लिए। 106 देखिए, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। रैपिड स्ट्राइड्स इन मेडिकल साइंस हैव अलाउड, तो आपका जो रैपिड है इसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड करना है, क्या है यहाँ पे। तो 106 का राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि एडजेक्टिव यहाँ पे दिया गया है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है यानी कि तेजी से। ओके, डायरेक्शंस दिए गए हैं 107 से 109 के बीच में। चूज द ऑप्शंस विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स। 107 में दिया है रेस्प्लेंडेंट। ओके, रेस्प्लेंडेंट का मीनिंग होता है चमकीला या भड़काऊ, जिसको बोल सकते हैं। इसका क्लोजेट मीनिंग होगा आपका डैज़लिंग। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी वंडरफुल आपका आश्चर्यजनक होता है, ब्यूटीफुल सुंदर होता ही है, और रेस्पेक्टफुल यानी कि सम्माननीय। 108 देखिए, कॉर्पुलेंट का मीनिंग होता है चर्बीयुक्त, या फिर बोल सकते हैं उसको मोटा। ओके, चर्बीयुक्त मोटा जो होता है वो, और इसका आपका क्लोजेट मीनिंग होगा स्टाउट, इसको भी बोलते हैं।
फ्लैसी होता है आपका मांसल, मोटा मतलब जो मांसल हो वो। थिन आपका पतला, बोनी हड्डी युक्त जो हो, हड्डीदार। 109 देखिए क्रेवन। क्रेवन का मीनिंग होता है उत्साहहीन मनुष्य जो होता है उसको बोलते हैं, और इसका क्लोजेट मीनिंग होगा आपका क्वार्ली। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और जो लोग चैनल पर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस मिलते रहें। ओके, 110 से 114 को फिर से आपको रीड करके पैसेजेस के आंसर देने हैं, पैसेजेस से इसके आंसर्स करने हैं, पढ़ ले रहे हैं आप इसको भी। If you want, you can take screenshot also. Otherwise, you can pause the video and read the passage, and after that, you can answer the questions. Okay. ये काफ़ी बड़ा पैराग्राफ आपको थोड़ा दिया गया है। ओके, देखिए आगे भी थोड़ा सा दिया है यहाँ पे भी, तो प्लीज़ यू कैन टेक अप स्क्रीनशॉट। देखिए 110 का देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट रानी मत्स्य। रानी मत्स्य के इसमें कौन सा जो है पैसेज के अकॉर्डिंग डेफिनेटली ट्रू है, बताइए। 110 का है करेक्ट ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ए बी एंड सी करेक्ट है आपके। सी वॉज ब्यूटीफुल, सुंदर थी, और इंटेलिजेंट थी, और काइंड भी थी वो। 111 देखिए, व्हाट डज द फ्रेज पुल्ड ए लॉन्ग फेस एज यूज्ड इन द पैसेज मीन। 111 का ऑप्शन करेक्ट होगा बी, लुक्ड वेरी सोरोफुल। ओके, व्हाट कैन पॉसिबली बी द मोरल ऑफ द स्टोरी। इसका संभव जो स्टोरी का मोरल हो सकता है, क्या हो सकता है वो, तो यहाँ पर ए करेक्ट होगा, डू ऑन टू अदर्स एज यू वुड वॉन्ट अदर्स टू डू टू यू। 113 देखिए, वाई वॉज बेगिंग द ओनली ऑप्शंस फॉर रमन टू गेट फूड। 13 में देखिए आपका डी होगा, ही हैड लॉस्ट ऑल हिज प्रॉपर्टी एंड वाज टू ओल्ड टू डू मैनुअल वर्क। पैसेज को पढ़ के आपको समझ आ पाएगा कि क्यों कौन सा आंसर का है। 114 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब रमन। 114 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि ए एंड बी डिसीटफुल होता है और सेल्फिश। नेक्स्ट है आपका 115, रीड ईच सेंटेंस केयरफुली टू फाइंड आउट एन एरर इन इट। द एरर लाइज इन एनी पार्ट एंड ऑफ सेंटेंस, और ए और बी और सी। इफ़ देयर इज़ नो एरर इन द सेंटेंस, ऑप्शन चूज़ करना होगा डी। ओके, देखिए आपका 15 में क्या पूछा है, इट वॉज रियली स्मार्ट ऑफ हिम टू हैव चूजन द राइट कोर्स इजंट इट, या फिर नो एरर। तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस दिया गया है ये आपका क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है। 115 में देखिए, 115 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी होगा। यहाँ पर देखिए सी में आपका एरर दी गई है, और क्वेश्चन टैग में देखिए आपका जो इट वॉज रियली स्मार्ट ऑफ हिम, इनकी इज नॉट इट नहीं आपका, यहाँ पर वॉज आया है तो यहाँ पर वॉजंट इट आएगा। ओके, जब पास्ट में सेंटेंस होगा तो आपका पास्ट में ही वहाँ पे वर्ब यूज़ होगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन टैग की वीडियो चाहिए, क्वेश्चन टैग पूरा कंप्लीट से पढ़ना है आपको, तो हम आपको वीडियो अवेलेबल करा देंगे। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। ओके, 116 देखिए, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी दैट आई एम गोइंग ऑन ए सैलड फ्री डाइट, या फिर नो एरर। 116 में देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो है आपको आई शुड गो करना होगा यूज़ आई एम गोइंग की जगह, यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है इसमें आपको करेक्शन करनी होगी, आई एम गोइंग नहीं, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर एडवाइस कर रहा है तो यहाँ पर आई शुड गो आएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए 117, इट कांट बी ट्रू दैट ही वॉज नेवर डन समथिंग रॉन्ग इन हिज एंटायर करियर, या फिर नो एरर, कि ये सच नहीं हो सकता कि उसने अपने किसी करियर में पूरे कोई आज तक गलती ना की हो, समथिंग रॉन्ग कुछ गलत ना किया हो। तो देखिए 117 जो है आपका, इसमें आपका करेक्ट क्या होगा, आपको जो सम दिया गया है ना, समथिंग रॉन्ग, इसकी जगह आपको एनी यूज़ करना होगा, क्योंकि नेगेटिव सेंस में आप एनीथिंग करेंगे, समथिंग तो आपका पॉजिटिव सेंस देता है, नेगेटिव सेंस के लिए आपको एनीथिंग यूज़ करना होगा यहाँ पे।
18 देखिए, ही टोल्ड दैट हिज ब्रदर वॉज सिंगर, उसने बताया कि उसका भाई सिंगर है। तो देखिए यहाँ पर जो सिंगर है, सिंगर के पहले आपको ए यूज़ करना होगा। ही टोल्ड दैट हिज ब्रदर वॉज ए सिंगर। ओके, यहाँ पर आपको आर्टिकल ए यूज़ करना है। 19 देखिए, व्हेन वी रीच्ड एट द स्टेशन आई फॉट माई वे थ्रू पीपल एंड लगेज एंड सिक्योर्ड ए प्लेस नेक्स्ट टू द विंडो। 119 का देखिए, रीच इज़ नॉट फॉलोड बाय एनी प्रपोजंस। जो रीच है आपका, इसको प्रपोजंस के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता। यहाँ पर आपका व्हेन वी रीच द स्टेशन यूज़ होगा। ओके, और ए पार्ट में ही आपका एरर हो जाएगी। 120 द मीनिंग ऑफ टुक ऑफ दियर हिल्स इज, टुक ऑफ दियर हिल्स जो है, इसका आपको मीनिंग बताना है क्या होता है। वर टेकन बाय सरप्राइज, टुक टू फ्लाइट, टुक शेल्टर इन ए टॉल बिल्डिंग, या फिर अनकंडीशनली सरेंडर्ड। तो आपका 120 का जो करेक्ट है वो होगा टुक टू फ्लाइट। इनके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टुक टू फ्लाइट। 121 देखिए, द मीनिंग ऑफ वाइट एलिफेंट इज, वाइट एलिफेंट का मीनिंग क्या होता है। एन एक्सपेंसिव वन, ए बिग वन, ए यूजलेस वन, या ए रेयर फाइंड। इसमें आपके दो ऑप्शंस देखिए, ए और सी दोनों ही करेक्ट दिए गए हैं। वाइट एलिफेंट का मीनिंग होता है एन एक्सपेंसिव दैट इज़ यूजलेस। ओके, तो ऐसे होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे दोनों ऑप्शंस जो है इनवैलिड है, मतलब क्वेश्चन ही इनवैलिड है। यहाँ पे बहुत ऑप्शंस इसके अलग अलग करके दिए हैं, बल्कि इसको ज्वाइन करके देना चाहिए था इनको। तो आप देख लेना इसको। वाइट एलिफेंट का मीन्स होता है एन एक्सपेंसिव वन दैट इज़ यूजलेस। ओके, नेक्स्ट देखिए 122, द मीनिंग ऑफ नॉट वर्थ हिज सॉल्ट इज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इनके क्वाइट वर्थलेस होता है ये। 123, द मीनिंग ऑफ टर्न डाउन इज, टर्न डाउन का मीनिंग क्या होता है। तो 123 में जो करेक्ट होगा वो है आपका डी ऑप्शन, यानी कि रिफ्यूज्ड टू कंसीडर, मानने के लिए मना कर देना। ओके, 124 देखिए, ए सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन ए स्ट्रेच ऑफ लैंग्वेज इज। तो 124 का करेक्ट होगा आपका ए, यानी कि वो अलिट्रेशन होता है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स बार बार रिपीट हो आपके सीक्वेंस में, उसको आप अलिट्रेशन बोलते हैं। 125 देखिए, द एक्सप्रेशन मर्डरस इनोसेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो मर्डरस इनोसेंस है आपका किसका एग्जाम्पल है। तो ये आपका ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि ऑक्सीमोरन में आप विरोधाभास प्रकट करते हैं। देखिए, मर्डरस भी, इनके मर्डर भी कर दिया और इनोसेंस और निर्दोष भी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के 125 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।